रात के 11 बज रहे थे। घने जंगलों के बीच से गुजरती सड़क पर आर्यन की कार की हेडलाइट्स धुंध को चीर रही थीं। आर्यन और समीर अपने पुश्तैनी गांव खौफपुर जा रहे थे, जो सालों से वीरान पड़ा था। भाई, मुझे विचार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लोग कहते हैं कि इस सड़क पर सूरज ढलने के बाद कोई नहीं आता। समीर, तुम 21वीं सदी में जी रहे हो या 18वीं में? ये सब नींबू मिर्ची और टोटके सिर्फ मन का वहम है। तभी अचानक कार के सामने कुछ गिरा। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। टायर की चीख सन्नाटे को चीर गई। दोनों कार से बाहर निकले। सड़क के बीचों बीच एक ताजी कटी हुई नींबू मिर्ची की माला पड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस नींबू से लाल रंग का तरल पदार्थ निकल रहा था, जो बिल्कुल ताजे खून जैसा दिख रहा था। आर्यन ने गुस्से में उस माला पर पैर रख दिया और उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि उसने अभी अभी एक सोई हुई आफत को जगा दिया है। गांव की पुरानी हवेली में पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध आई, जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई चीज जल रही हो। अचानक अंधेरे से एक साया निकला। समीर चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसने देखा वो रामदीन काका थे। बेटा, तुमने रास्ते में जो किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। उसने तुम्हें देख लिया है। काका, आप भी? कौन देख लिया है? मैंने बस एक कूड़े को पैर मारा है। वो कूड़ा नहीं था आर्यन बाबू, वो बंदिश थी। इस गांव की रूहों को बाहर जाने से रोकने के लिए लगाई गई थी। तुमने उसे तोड़ दिया, अब वो आजाद है। आर्यन ने काका की बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में चला गया। रात के 2 बजे हवेली की खिड़कियां अपने आप फड़फड़ाने लगीं। समीर दूसरे कमरे में सो रहा था। आर्यन को अचानक महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्यन दौड़कर समीर के कमरे में गया, लेकिन वहां समीर नहीं था। बिस्तर पर सिर्फ ढेर सारी मिर्च बिखरी हुई थी। तभी छत से कुछ टपका। आर्यन ने ऊपर देखा। समीर छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह में जबरदस्ती नींबू ठूसे हुए थे। तूने मेरी बंदिश तोड़ी, अब तू मेरा बनेगा। आर्यन डर के मारे नीचे भागा। काका, समीर को कुछ हो गया, बचाइए उसे। अब देर हो चुकी है आर्यन। बरसों पहले इस गांव में एक औरत को डायन कहकर मार दिया गया था। मरते वक्त उसने एक नींबू और 7 मिर्च हाथ में लेकर शाप दिया था कि जो भी इस प्रतीकों का अपमान करेगा वो अपनी जान से हाथ धोएगा। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा में एक औरत की सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। नींबू खट्टा है, मिर्च तीखी है, लेकिन तुम्हारा खून बहुत मीठा होगा। और एक आकृति बनने लगी। वो वही औरत थी जिसके गले में जलती हुई नींबू मिर्ची की माला थी। माफी खून से मिलती है। लेकिन वो हवा में गायब हो गई। अगले ही पल आर्यन को महसूस हुआ कि उसका गला कोई अदृश्य हाथों से दबा रहा है और उसे वही खट्टा स्वाद महसूस होने लगा, जैसे किसी ने उसके मुंह में ढेर सारा नींबू निचोड़ दिया हो। तभी रामदीन काका ने एक मंत्र पढ़ा। भागो आर्यन, इस हवेली से बाहर निकलो और पीछे मुड़कर मत देखना। जब तक तुम गांव की सीमा पार नहीं करते, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आर्यन लड़खड़ाते हुए अपनी कार की तरफ भागा। समीर पहले से ही कार के पास बेसुध पड़ा था। आर्यन ने उसे घसीटकर कार में डाला और पूरी रफ्तार से गाड़ी भगा दी। जैसे ही कार गांव की सीमा पर पहुंची, उसे पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। अगले दिन जब आर्यन शहर पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि सब खत्म हो गया है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि चाबी निकाल सके, लेकिन उसकी जेब से चाबी नहीं, बल्कि एक ताजी हरी मिर्च और आधा कटा हुआ नींबू निकला। आर्यन के कान में वही खौफनाक आवाज गूंजी, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। आर्यन अपने शहर के फ्लैट में पहुंच तो गया था, लेकिन शांति उससे कोसों दूर थी। कार के शीशे में जो उसने देखा था वो कोई वहम नहीं था। घर के अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिर गया है। आर्यन, तुम आ गए? और समीर कहाँ है? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? रात के खाने पर मेज पर अजीब हरकतें होने लगी। माया ने जैसे ही पानी का गिलास उठाया, पानी का रंग गहरा लाल हो गया। ये क्या है? आर्यन, तुमने गांव में क्या किया था? मैंने उस नींबू मिर्ची को कुचला था माया। मुझे लगा ये सब अंधविश्वास है। अचानक घर की सारी लाइटें चली गईं। रसोई से मिर्च जलने की बहुत तेज गंध आने लगी, इतनी तेज कि दोनों का दम घुटने लगा।
अंधेरे में माया ने देखा कि छत के कोने से एक औरत का सिर नीचे की ओर लटका हुआ है। मेरा स्वाद अभी अधूरा है। माया ने तुरंत अपने गले की माला निकाली और एक सुरक्षा मंत्र पढ़ा। साया एक झटके में गायब हो गया, लेकिन दीवार पर लिखा था 7 दिन। माया समझ गई कि यह कोई साधारण रूह नहीं बल्कि एक अतृप्त श्राप है। वो आर्यन को लेकर शहर से दूर काल भैरव के प्राचीन मंदिर के पास एक अघोरी बाबा के पास पहुंची। नींबू की खटास और मिर्च की जलन लेकर आए हो बालक। जिस रूह को तुमने छेड़ा है वो काली ठकुराइन है। उसे गांव वालों ने धोखे से जहर देकर मारा था और उसके शव को नींबू मिर्ची के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। बाबा मुझे बचा लीजिए, समीर की भी जान खतरे में है। मुक्ति का एक ही रास्ता है, तुम्हें वापस उसी जगह जाना होगा जहां तुमने उसे कुचला था। लेकिन इस बार तुम्हें अपने खून से 7 नई बंदिशें बनानी होंगी। अगर तुम 7वीं मिर्च चढ़ाने से पहले डर गए तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए उस नींबू मिर्ची के पेड़ पर लटक जाएगी। आर्यन और माया वापस उसी वीरान सड़क पर पहुंचे। रात के 3 बज रहे थे, शैतान का पहर। आर्यन के हाथ में एक पीतल की थाली थी जिसमें 7 नींबू और 7 सूखी लाल मिर्च थी। जैसे ही उसने पहला नींबू सड़क पर रखा, साया उसके सामने प्रकट हुआ। तुम वापस आए अपनी मौत को गले लगाने। आर्यन का हाथ कांप रहा था। उसने दूसरी और तीसरी मिर्च रखी। हार मत मानना आर्यन, मंत्र पढ़ते रहो। जब आर्यन 5वें नींबू पर पहुंचा तो उसे समीर की आवाज सुनाई दी। आर्यन मुझे बचाओ, ये मुझे मार रही है। आर्यन पीछे मुड़ने वाला था कि उसे बाबा की बात याद आई। पीछे मत मुड़ना। उसने अपनी आंखें बंद की और 7वां नींबू और मिर्च रखते हुए चिल्लाया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो साया आग की लपटों में बदल गया। उसकी चीखें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गईं। सुबह का सूरज निकल रहा था। समीर पास की झाड़ियों में बेहोश मिला, लेकिन वो जिंदा था। कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं भाई। हम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो उन्हें अपमानित भी नहीं करना चाहिए। महीनों बाद आर्यन अपने ऑफिस में बैठा था। फाइल के अंदर से एक सूखी हुई लाल मिर्च गिरी। आर्यन की आंखों की पुतलियां अचानक वैसी सफेद हो गईं जैसे उस रात साई की थी। श्राप के अंत को बीते 3 महीने हो चुके थे। समीर अब पूरी तरह ठीक था, लेकिन आर्यन बदल गया था। वो अब धूप में बाहर जाने से कतराता था और घर के कोनों में अंधेरे में बैठा रहता था। एक शाम माया ने रसोई में कुछ अजीब देखा। आर्यन फ्रिज के सामने खड़ा था और कच्ची मिर्च चबा रहा था, जैसे वो कोई मिठाई हो। आर्यन, ये तुम क्या कर रहे हो? इतनी मिर्चें, तुम्हारा पेट जल जाएगा। उसकी आवाज अब भारी और दोहरी थी, जैसे कोई औरत और आदमी एक साथ बोल रहे हो। जलन तो उसे हुई थी जिसे तुमने आग में झोंक दिया था माया। मुझे तो अब बस स्वाद आ रहा है। वो जोर जबरदस्ती से हंसने लगा और अचानक फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। माया ने तुरंत पंडित शास्त्री को बुलाया। जब शास्त्री घर पहुंचे तो उन्होंने घर के मुख्य द्वार पर कदम रखते ही अपने पैर पीछे खींच लिए। तभी ऊपर के कमरे से समीर की चीख सुनाई दी। समीर आर्यन से मिलने आया था, लेकिन आर्यन ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। जब माया और शास्त्री ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समीर हवा में लटका हुआ था। पंडित शास्त्री ने कमरे के चारों ओर पवित्र राख की एक लकीर खींच दी। ये शरीर अब मेरा मंदिर है। इसने मेरे प्रतीकों को कुचला था, अब मैं इसकी हड्डियों को कुचलूंगी। आर्यन रुक जाओ, ये मैं हूं, तुम्हारी बहन। आर्यन एक पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर आर्यन के असली भाव आए। माया दौड़कर नीचे गई और उस पुरानी पोटली को लाई जिसे उसने संभाल कर रखा था। जैसे वो आर्यन के पास पहुंची, शास्त्री ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। माया ने हिम्मत जुटाई और रेंगते हुए आर्यन के पीछे पहुंची। उसने बिजली की तेजी से वो नींबू मिर्ची की माला आर्यन के गले में डाल दी। एक भयानक कान फोड़ देने वाली चीख गूंजी। आर्यन के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। रूह उस माला की जलन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुमने मुझे फिर से कैद कर लिया, लेकिन याद रखना, जहां खटास होगी, जहां कड़वाहट होगी, मैं वहां लौट आऊंगी। धुआं गायब हो गया। आर्यन बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ा। इसे अब गंगा के गहरे जल में विसर्जित करना होगा। कभी भी इसे दोबारा मत खोलना। हफ्तों बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। आर्यन और समीर ठीक हो चुके थे। वे शहर छोड़कर एक नए घर में चले गए।